वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे नवीनतम मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आपने बीएससी में भी जियोग्राफी लिया है तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो जियोग्राफी के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, खास करके बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। जियोग्राफी में जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुँचते हैं तो आपको पढ़ना होता है पर्यावरण, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपको जानना होता है जियोग्राफी में। तो इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी 2023 में मैंने करवा रखा था और बहुत सारे लेक्चर्स भी, लगभग 4-5 चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे शुरुआत के बोर्ड पर। तो आप लोगों के समक्ष वो प्लेलिस्ट होगी। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट हमने बना दी है, थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी 2024 वाले में बना दूंगा, तो आप सभी लोग देखते रहिएगा। और बाकी मॉडल पेपर जो है आपके दे ही रहा हूँ मैं लगातार, तो आपकी तैयारी विधिवत तरीके से होने वाली। चैप्टर वाइज वीडियोस जो पड़े हुए हैं उनके आगे से चैप्टर वाइज वीडियोस भी आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, इस सेशन को। चलिए अब हम आज के वीडियो के माध्यम से तीव्र गति से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को समझेंगे, जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस से समाहित होगा। ऐसे प्रश्नों को मैंने समाहित किया है जो कि आपकी परीक्षा में या तो एक प्रकार से 2023 में पूछे गए हैं या एक प्रकार से पूछे जाने की संभावना आपकी यूनिवर्सिटी में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। अगर लिखित भी हो रही तो आपके लिए जानकारी के लिए वीडियो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत जानकारी आप पाने वाले हैं, तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो बस आपको सुनते जाना है और सारी चीज़ें आपके समझ में आती जाएंगी। ठीक है, कहीं पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज़ें आपको समझाने योग्य होगी मैं समझा दूंगा, और जो बातें वैसे जानने योग्य होंगी वो आप जान जाएंगे, उसमें बताने की ज़रूरत भी मुझे नहीं पड़ेगी। तो चले, प्रश्न है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव बहुत अधिक मात्रा में, कई प्रजातियां जीवों की इकट्ठे बहुत ज़्यादा होती हों, उसको, उस एरिया को हम बोलते हैं जैव विविधता। तो प्रश्न है जैव विविधता की प्रचुरता। प्रचुरता मतलब बहुत ज़्यादा, तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को हम क्या कहते हैं? भौगोलिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं, वैज्ञानिक दशाएं या आर्थिक दशाएं? क्या बोलेंगे उसको भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को भौगोलिक दशाएं कहा जाता है। भौगोलिक दशाएं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न या नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय प्रदूषक गैस कौन सी है? वायुमंडलीय प्रदूषक गैस, देखिए ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन ये प्रदूषक गैसें नहीं हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 वो एक प्रकार से प्रदूषक गैस है, वायुमंडल को प्रदूषित करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जाता है परीक्षा में, और पूछा गया था एक विश्वविद्यालय में 2023 की परीक्षा में, कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में से कौन सम्मिलित है? उसमें ऑप्शन था आम, ऑप्शन था शीशम, ऑप्शन था सागौन और ऑप्शन था एक चंदन। तो चंदन के वृक्ष जो हैं आज भारत में कम दिख रहे हैं, यानी कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में से है जो चंदन का वृक्ष है वो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया इसका करेक्ट आंसर, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो पड़ता है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है होशंगाबाद, उसी होशंगाबाद जिले में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आपको बता दूं ये 1518 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक अभ्यारण्य है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रदेश हैं? तो भारत में कितने जैव भौगोलिक प्रदेश हैं भैया? 10 जैव भौगोलिक प्रदेश हैं भारत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से इन चीज़ों को समझते रहिएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लिखित टाइप का मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा। चैप्टर वाइज वीडियोस, लिखित टाइप के मॉडल पेपर और उनकी सारी चीज़ों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, वो सारी चीज़ें मैं देता रहूँगा। ऐसे क्वेश्चन या ऐसे टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा में लगातार आ रहे हैं उनको भी मैं क्लियर करवा दूंगा। तो चिंता आपको किसी प्रकार की कुछ करनी नहीं है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए का सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? यानी विश्व में पहला ओजोन परत संरक्षण जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ओके, यहाँ पर सा कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और उसी वियना में जो हुआ था वो विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण जो है सम्मेलन हुआ था।
ये सम्मेलन जो था एक प्रकार से 1985 में हुआ था और ओजोन परत संरक्षण जो लागू कर दिया गया वो 1988 से यानी 1988 से लागू किया गया था। सम्मेलन जो हुआ था अगर पूछे तो 1988 मतलब 1985 में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। लागू कब हुआ ये संरक्षण अधिनियम? 1988 में लागू हुआ, ठीक है, उसके 3 साल के बाद। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? बताएं। तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो किस हिमालय में स्थित है? महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस माने पार हिमालय, लघु हिमालय और एक शिवालिक हिमालय, ये हिमालय के प्रकार हैं। तो हिमालय का जो ट्रांस वाला एरिया यानी ट्रांस हिमालय जो है वहीं पर भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो आप बताएंगे कंचनजंगा, ठीक है। क्या बताएंगे? कंचनजंगा जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ही ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे, यहाँ से 3 प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे कंचनजंगा, आपसे पूछे कि एक प्रकार से या आपसे ऐसा पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे, एक मिनट रुकेंगे, फिर से एक बार सुनिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करेगा तो आप बताओगे, मतलब पूछे और ऑप्शन में केटू गाडविन भी दी हो, केटू गाडविन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है केटू या जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, उस चोटी वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये पीओके में स्थित है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में है, यानी वो हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में है। इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी या भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी के प्रश्न भी उठते हैं। तो जो कंपटीशन के क्षेत्र में परीक्षा में प्रश्न पूछा था उसमें प्रश्न खास करके पूछा आता है कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जब वहां पर अवस्थित की बात करता है तो वहां पर क्वेश्चन क्या लगता है? उसमें कंचनजंगा लगता है, क्योंकि कंचनजंगा जो चोटी है वो एक प्रकार से भारत में ही स्थित है और ये जो है वो पीओके वाले क्षेत्र में पड़ती है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है वहां पर। और सबसे ऊंची चोटी दुनिया की कौन सी है? वो है जो है नेपाल में स्थित है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन, चूंकि हम लोग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके है उसको अपना हिस्सा मानते हैं ना, चूंकि वो हमारा ही था, पाकिस्तान वालों ने कब्जा कर लिया था उस पर, तो वो हम खुद का मानते हैं। तो आपसे पूछे भारत की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो केटू गाडविन ऑप्शन है तो आप उसको लगा देंगे। अगर ऑप्शन वो नहीं मिलता है तो आप कंचनजंगा लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? कंचनजंगा लगाएंगे। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को, हालांकि पूछेगा नहीं इतना डीप आपसे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों से होता है, क्या होता है? त्वचा का कैंसर होता है भैया। क्या होता है? त्वचा में कैंसर होता है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें सूर्य से आती हैं। अच्छा, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं बहुत सारी आती हैं, लेकिन कुछ ही थोड़ी बहुत ही पहुंच पाती हैं। इसलिए पहुंच पाती क्योंकि जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है आसमान में, ठीक है, समताप मंडल में, वो जो ओजोन परत है वो एक प्रकार से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उसकी जो है बेकार किरणें होती हैं उसको अपने आप में अवशोषित करके, और जो अच्छी अच्छी किरणें होती हैं वो वही पृथ्वी तक आती है, यानी छंदनी का काम करती है एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रदूषित करती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी खूब प्रदूषित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा वायु को प्रदूषित करने वाली गैस है। लेकिन अगर बात किया कार्बन डाइऑक्साइड की तो आप लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। अब इसमें आप लोग कमेंट मत करिएगा कि सर जी ये गलत आप आंसर बता रहे हो। CO2 गैस की अगर बात की जाए तो इसकी सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि वातावरण, आपसे प्रश्न पूछेगा कि वातावरण को या इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस कौन सी है, तो आप बताएंगे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण को प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं करती है, प्रदूषित नहीं करती है, वो वातावरण को गर्म करती है। और वातावरण के गर्म के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये एक प्रकार से ये खास करके जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है CO2, ठीक है, प्रदूषण के लिए नहीं। सबसे अधिक प्रदूषण की बात अगर करें तो CO2 मतलब किससे फैलता है? CO से फैलता है। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। दो गैसें होती है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मोनो माने यहाँ पर ऑक्सीजन के जब एक अणु कार्बन के साथ मिलते हैं तो मोनोऑक्साइड होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन के 2 अणु कार्बन के साथ मिलते हैं तो वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है मेरे भाई क्या? वो हो जाता है आपका एक प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड। डाई माने होता है 2 और मोनो माना होता है 1, ठीक है, ट्राई माने 3। तो इस चीज़ों को जानते रहिए। तो कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती, तो CO2 नहीं करती। इनमें से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविक या ध्रुमेलिन या प्रतिजैविक? तो इसको बोलते हैं परजैविक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कौन सा जैव निम्नकरणीय है? बताएं। कागज जो है वो निम्नकरणीय है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप बड़े ध्यान से रट लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही मेहनत करके इन प्रश्नों को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जाता रहा, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी धरातल पर कितने भाग जो है जलमंडल का विस्तार है पृथ्वी के। तो 71% आप लोग जानते हैं, 71% पृथ्वी पर पानी है, ठीक है, बाकी पर स्थल है। क्लियर। तो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वन संरक्षण दिवस या वन संरक्षण अधिनियम कब बना? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना भाई? तो वन संरक्षण अधिनियम जो बना था वो बना था 1980 में। 1980 में अक्टूबर महीना था, 25 अक्टूबर को वन संरक्षण अधिनियम दिवस बना था। किस दिन? 25 अक्टूबर 1980। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ओके। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है, ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल में है। ये सारे प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो ये वाला जो स्लाइड है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को एकदम से कन्फर्म करते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? बताएं। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो बना था 1986 में बना था, 1986 में बना था, ठीक है। 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो बना वो बना था 1974 में, 1974 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है भाई? वो स्थित है भोपाल में। स्थापना कब होती है? 1982 में स्थापना होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर स्थित है भाई? भोपाल में स्थित है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछता रहता है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? अगर प्रश्न पूछे तो क्या बताओगे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में स्थित है, केन्या में पड़ता है नैरोबी, ठीक है। अफ्रीकी देश है केन्या, वही की उसी का एक शहर है नैरोबी, वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और पूछा था कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया परीक्षा में, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान जो है उसका केंद्र कहाँ है? बताएं। देहरादून, जोरहाट, भोपाल या रांची? तो वन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भैया? तो जोरघाट में है ये, जोरहाट। जोरहाट कहाँ पड़ता है भाई? जोरघाट जो है ये जोरहाट असम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, अच्छा, एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जो है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे नागपुर में स्थित है। नागपुर जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, सॉरी महाराष्ट्र में पड़ता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र भी नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान भी वहीं पर है, नागपुर में, ठीक है। या दोनों को एक ही, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र बोले या राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान बोले, बात वही। अनुसंधान केंद्र या शोध संस्थान का मतलब एक ही होता है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएं फटाफट से। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर कहाँ पर पड़ता है भाई? तो कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु का एक प्रदेश है। कहाँ का? तमिलनाडु का प्रदेश है। दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उसी का प्रदेश है कोयम्बटूर, वहीं पर स्थित है वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ स्थित है? वन उत्पादकता केंद्र जो है वो झारखंड रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? तो भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था 1894 में, 1994 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी विश्वविद्यालय में पूछा था, जितनी परीक्षाएँ मतलब ऑब्जेक्टिव होती हैं उन सभी में पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब से घोषित किया गया, बताएं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब से घोषित किया गया था भाई? तो ये घोषित किया गया 1972 से। 1972 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया, लेकिन इसको मुख्य रूप से मनाया जाने लगा उसके 2 वर्ष के बाद में 1974 ईस्वी से विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाने लगा। ठीक है, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, घोषित किया गया था 1972 में 5 जून को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आपसे नीचे दिया गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, कुछ भी पूछे तो आप बताओगे कहाँ पर स्थित है ये भाई? ये नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जिसके बारे में अच्छा एक प्रश्न और पूछता है कि वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, मतलब कि कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण से अम्लीय वर्षा होती है? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण से अम्लीय वर्षा होती है, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो वाहनों के लिए सबसे जो ईंधन जो बिना प्रदूषण वाला ईंधन है वो कौन सा है? पेट्रोल, LPG, डीजल या CNG? तो CNG जो है वो कम एक प्रकार से प्रदूषण करता है, ये बात ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अच्छा, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, बताएं। इस समय वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्पन्न करने में चाइना नंबर 1 पर है। चाइना जो है वो अकेले लगभग 20% से ज़्यादा कार्बन उत्पादित करता है, प्रदूषण करता है। ठीक है, खपत करता है ऑक्सीजन का। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? 1974 में बना था, इसको मैंने आपको बता भी दिया था। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आपके, तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करते रहिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं बातचीत मत करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से। अच्छा, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है, बताएं। पृथ्वी की छतरी, ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिए। पृथ्वी की छतरी किसको कहा जाता है? पृथ्वी की छतरी कहा जाता है ओजोन लेयर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। कब हुई थी? 1973 ईस्वी में, 7 अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष टाइगर परियोजना के अंतर्गत रिजर्व में शामिल किया गया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर परियोजना के अंतर्गत रिजर्व में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस वर्ष हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ था और 1980 के दशक में हुआ था। यहाँ पर सन नहीं दिया गया है, 1985 में पहली बार शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1985 का दशक नहीं लगेगा, ना 1981 का दशक, ना 82 का दशक। 1980 का दशक बोलेंगे तो एक प्रकार से चाहे वो अच्छा रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका। वैसे 1985 में शुरू हुआ था मेधा पाटेकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 18 राज्यों में बाघ संरक्षण उद्यान हैं और कितने हैं, ये बताएं। तो वर्तमान समय में 18 राज्यों में बाघ संरक्षण उद्यान जो हैं वो इस समय लगभग 50 और 51 के आसपास, 50 या 51 के आसपास हैं। ठीक है, 50 या 51 हैं। और शुरुआत में जब एक प्रकार से बाघ संरक्षण उद्यान मतलब राष्ट्रीय टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में, उस समय 9 बाघ संरक्षण उद्यान ही मात्र थे। ठीक है, शुरुआत में 9 थे और वर्तमान में कितने हैं? 50 या 51 के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA के द्वारा पूरे भारत में बाघों की जनगणना की जाती है? तो कितने वर्ष में की जाती है भैया? 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा पूरे भारत में बाघों की जनगणना करी जाती है, बाघों को गिना जाता है। कितने वर्ष बाद? 4 साल के बाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण MTCA किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जो है MTCA जिसको आप राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं, वो किस मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो वो पर्यावरण जो है मंत्रालय के लिए भी वही है और वन जलवायु परिवर्तन सभी के मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघ दिवस कर लीजिएगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, किस वर्ष मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व का सफ़ेद बाघ रिजर्व का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया था 3 अप्रैल 2016 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व स्थित है, कहाँ पर स्थित है? बताएं सभी लोग। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुकांग घाटी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है कहाँ पर भाई? म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुकांग घाटी म्यांमार में है। अगला क्वेश्चन है, टाइगर रिजर्व का गठन किस रणनीति के आधार पर किया गया? तो किस रणनीति के आधार पर किया गया था? किसका निर्माण भैया? टाइगर रिजर्व का गठन किस रणनीति के आधार पर किया गया था? तो कोर और बफर दोनों नीतियों पर किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, टेहरी बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? टेहरी बांध परियोजना जो स्थित है वो, सबसे पहले तो जानो कि टेहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के संगम पर स्थित है। टेहरी बांध आंदोलन का शुरुआत जो होती है 1986 में हो जाती है, और टेहरी बांध आंदोलन की अध्यक्षता जो करी थी वो सुंदरलाल बहुगुणा ने करी थी। ये बात ध्यान रखिए। टेहरी बांध परियोजना की प्रारंभिक जाँच 1961 ईस्वी में खास करके जवाहरलाल नेहरू के मंत्रालय ने सबसे पहले उस मंत्रालय के तहत इसकी प्रारंभिक जाँच पूरी की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है टिहरी डैम, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो टिहरी बांध का एक प्रकार से परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का अन्य नाम क्या है? तो टिहरी बांध का अन्य नाम है स्वामी राम तीरथ सागर बांध। स्वामी राम तीरथ सागर बांध ये टिहरी बांध का एक अन्य नाम है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। टिहरी बांध परियोजना किन दो नदियों के संगम पर है? तो मैंने आपको बताया था भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर है कौन? टिहरी बांध परियोजना। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और प्रश्न आपसे बनता है, कभी कभी प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय की स्थापना की गई थी 1994 में। गंगा एक्शन प्लान का फेज 2 कब शुरू किया गया? 1993 में शुरू किया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, गंगा एक्शन प्लान 1 के लिए सबसे अधिक शहरों का चयन किस राज्य में किया गया था? तो वो पश्चिम बंगाल के शहरों का चुनाव किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न यह भी पूछता है कि नर्मदा घाटी परियोजना कब शुरू की गई और किसके मतलब एक प्रकार से कब शुरू की गई थी? तो ये एक प्रकार से 9 अगस्त 1985 में मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है। अच्छा, नर्मदा योजना भारत के कौन मुख्य राज्य की योजना है? तो ये एक प्रकार से मध्य बोल रहा हूँ, एक प्रकार से गुजरात के नौग्राम में नर्मदा योजना की शुरुआत होती है। नर्मदा परियोजना के विवाद के पीछे का कारण था कि मुआवजे में देरी हो रही थी, और यही कारण था कि नर्मदा परियोजना को लेकर के विवाद हुआ, नर्मदा घाटी को लेकर के विवाद हुआ। ठीक है, और नर्मदा परियोजना से लाभ ये होता है कि सिंचाई और बिजली दोनों की पूर्ति हो जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो मेधा पाटेकर ने किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ओके, 9 अगस्त 1985 को एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इसकी क्या इसकी भाई नर्मदा बचाओ आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, ये बात ध्यान रखें। मीथेन को किस गैस के क्या गैस बोलते हैं भैया? मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ओजोन का सूत्र पूछे क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगे जो होती वापस लौट आती हैं? तो तरंगे आयन मंडल से होकर के वापस लौट आती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है? बताएं फटाफट से। तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है? 97% भाग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये सब अस्थायी तत्व ही अपने आप में, लेकिन जलवाष्प उसमें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मेघवर्जन या मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो मेघ गर्जन जो होता है क्षोभ मंडल में ही होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है?
समुद्र तल पर औसत वायुदाब जो होता है वो 113 या एक प्रकार से मान लीजिए 1013.25 मिली बार होता है वायुदाब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों को सीधे सीधे आप लोग जो है 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। तो जब वायु शुष्क और ठंडी होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ठीक है, शुष्क और ठंडी वायु जो होती है वो ज़्यादा एक प्रकार से वायुदाब लगाती है, क्योंकि वजन बढ़ जाता है उसका। शुष्क मतलब ठंडी और शुष्क। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस परत में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं वो किस परत में उड़ते हैं भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हवाई जहाज जो उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। वहाँ पर तापमान जो होता है लगभग समान होता है, इसीलिए वहाँ पर उड़ाए जाते हैं मौसमी घटनाओं के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, वायु दबाव में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक है। तो वायु दाब में अचानक अगर कमी आती है तो ऐसा आप मान लीजिए कि तूफान जो है आने की संभावना, तूफानी मौसम आने की संभावना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सामान्य वायु दाब पाया जाता है। सामान्य वायु दाब पाया जाता है भाई कहाँ पर, सागर तल पर पाया जाता है सामान्य वायु दाब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, ग्लोब पर दाब कटिबंधीय की संख्या कितनी होती है। तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 है। ऑप्शन नंबर इसका 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। भूमध्य रेखा मान लेते हैं पृथ्वी है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे ये जो रेखा होती है इसी को शांत पेटी कहा जाता है। अच्छा, शांत पेटी को एक और नाम देते हैं जिसको आप डोल ड्रम पेटी बोलते हैं। कौन सी पेटी, डोल ड्रम पेटी। तो डोल ड्रम पेटी का भी एक प्रकार से 0 डिग्री से 10 से उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो होता है वो एक प्रकार से शांत पेटी कही जाती है, डोल ड्रम पेटी कही जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। अच्छा, ओजोन परत की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है। तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत है, ये बात ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है। तो 5 परतें हैं वायुमंडल की, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, ये बात ध्यान। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो भारत में तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में बढ़िया वर्षा होती है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून होता है और उसी कारण से वर्षा वहाँ पर ज़्यादा होती है। ठीक है, मानसून मतलब ठंडियों के मौसम में। अच्छा, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो चेन्नई में होती है। ठीक है, क्योंकि लौटता हुआ मानसून जो होता है उसी कारण से वर्षा होती है तमिलनाडु में। क्लियर। अच्छा, विश्व का पहला ओजोन संरक्षण परत जो सम्मेलन हुआ था वियना में होता, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, मैंने आपको बता ही दिया था। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता रहता है परीक्षा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, स्केप्स का प्रबंधन निम्न में से कौन करता है। तो स्केप्स का प्रबंधन कौन करता है भैया, विश्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में गिद्धों की संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि जानवरों के दर्द निवारक के लिए एक प्रकार से गिद्धों का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसी कारण से गिद्धों की संख्या कम होने लगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करके या करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल प्रारंभ किया था। हिम तेंदुआ या भारतीय पौंडा या गुजरात का सिंह या फिर बंगाल टाइगर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से क्रायोबैक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है, बताएं। तो क्रायो प्रश्न क्या है, क्रायोबैक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग लाई जाती है। तो नाइट्रोजन प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है। तो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट से संबंधित जो संगठन है वो है IUCN। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये जो एक प्रकार से रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से रिलेटेड एक संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संबंधित है जैव ईंधन से, वनों से, शुष्क भूमि से या नम से। तो नम यानी आर्द्र भूमि से रिलेटेड है रामसर सम्मेलन संरक्षण, नम भूमि आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है।
वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है भैया? 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करिए। भारत के द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो कब तक रखा गया? तो 2030 तक रखा गया, 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो कार्बन निगेटिव देश के रूप में किसे माना जाता है? अफगानिस्तान, बहरीन, भूटान या नेपाल? किसको मानते हैं भाई? तो भूटान को माना जाता है। क्या भूटान देश में कार्बन निगेटिव देश, मतलब कार्बन निगेटिव देश जो है कौन सा है? वो भूटान ही है। मतलब भूटान में कार्बन बहुत कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी करने हेतु वर्ष 2019 ईस्वी में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी? तो किस देश ने करी थी भाई? उसका देश का नाम है सिंगापुर। ठीक है, किस देश का नाम है उसका भाई? उस देश का नाम है सिंगापुर, जिसने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी करने हेतु 2010 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की थी, सिंगापुर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे सभी लोग। देखें, प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न निम्नलिखित को मिलान करना है आपको। देखें, सबसे पहली बात, केदारनाथ में, अच्छा यहाँ पर बादल फटने का स्थान और बादल फटने की स्थिति। ठीक है, तो कब कब क्या बादल फटने का स्थान कहाँ कहाँ पर है? तो प्रश्न यहाँ पर मिलाने के लेकर के आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन को लेकर के वहाँ से बनने वाले प्रश्न हैं। आपको बता दूं, सबसे पहली बात, केदारनाथ में जो बादल फटा था वो कब फटा था? 16 जून 2013 में फटा था। ऑप्शन नंबर इसका 16 जून 2013 में फटा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। यानी पहले का 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले 3 ये, यानी कि ये दोनों ऐसे आपके गलत हो गए। ठीक है, अब पहले 3 और दूसरे का कौन सा होगा? अब जैसे लेह लद्दाख में बादल कब फटा था? तो लेह लद्दाख में 6 अगस्त 2010 को फटा था। ठीक है, तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? दूसरे का फर्स्ट ये वाला है, दूसरे का 2 ये है, तो ये सी वाला भी गलत हो गया। अब तीसरा जो दिया है, मुंबई में बादल फटने की घटना आती है, वो कब सामने आती है भाई? वो आती है कब? वो आती है भैया कब? वो आती है 26 जुलाई 2005 को। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख गए, यहाँ पर 5 कर लीजिएगा। 26 जुलाई 2005। तो 3 का जो है आई बी होना चाहिए, 3 का आई और बी यहाँ पर गलत छप गया थोड़ा सा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखिएगा, जो चिरगांव है, ये 15 अगस्त 1997 की घटना। ठीक है, उसमें बादल फटा, तो ये आपका हो जाएगा चौथे का तीसरा या दूसरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो ये एक मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए, सांप्रदायिक दंगा जो है मानव जनित है, आतंकवाद भी मानव जनित होता है, और रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा ही है। यानी कि अगर देखें तो ये सभी की सभी आपदाएं जो हैं वो एक प्रकार से, मतलब इनमें से कोई आपदा ऐसी नहीं, मतलब कि जो मानव जनित नहीं है, मतलब मानव जनित ये सारी आपदाएं हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं लगा देंगे, यानी सारी आपदाएं मानव जनित ही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बताएं। अच्छा, मानव जनित आपदा नहीं है, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा है, आतंकवाद भी मानव जनित आपदा है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है। अब प्रश्न क्या है, प्राकृतिक आपदा इनमें से कौन सा नहीं है? अब देखिए, बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हिंसा जो होता है ये मानवीकृत जो है एक प्रकार से है, यानी कि ये मानव जनित आपदा है। क्लियर, हिंसा। अगला क्वेश्चन से, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित इनमें से कौन सी आपदा है भाई? देखिए, मानव जनित आपदा जो है इनमें से सांप्रदायिक दंगे, महामारी और आतंकवाद, ये सब मानव जनित आपदाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं भाई? प्राकृतिक आपदा कहते हैं जन धन को व्यापक हानि पहुंचाने वाले को एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जो है इसमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ओजोन परत में क्षरण या ज्वालामुखी या फिर बाढ़?
कौन सी आपदा आ जाए तो ज़्यादा क्षति होगी, तो ज़्यादा प्रभावित करेगी कौन सी एक प्रकार से चीज़ें, ओजोन परत में अगर क्षरण होता जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ओजोन जो गैस या जो परत है वो एक प्रकार से क्यों एक प्रकार से उसमें गड्ढा हो रहा है या उसमें क्यों एक प्रकार से छेद हो जा रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है CFC गैस से जो पृथ्वी पर उत्पन्न होती है रेफ्रिजरेटर वगैरह से। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो आपदा प्रबंधन कहते हैं प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। आपदा प्रबंधन के द्वारा आप आपदा को टाल नहीं सकते, लेकिन आपदा के द्वारा जो परिणाम होते हैं हानिकारक, उनसे आप जरूर निपटारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो है यहाँ पर आप कर लीजिए, जो है खेत में से या निम्नलिखित में से, यहाँ पर निम्नलिखित कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था भाई, बताएं सभी लोग। तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण जो था वो यही कारण था, क्या? कोयला बांध का निर्माण करने से भूकंप आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भूकंप का तापन या मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन जो होता है रिक्टर पैमाने के द्वारा होता है। हालांकि सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की जो आपदा होती है, जो मतलब भूकंप की जो तीव्रता होती है और जो उसकी स्थिति होती है उसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, लेकिन रिक्टर पैमाने में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका रिक्टर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप 1934 में आया था, 1934 में आया था 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें कम विनाशकारी आपदा नहीं कौन सी है? मतलब इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? भूस्खलन जो है कम विनाशकारी है, जबकि बाढ़, सुनामी और सूखा बहुत विनाशकारी आपदाएं हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल की खाड़ी का जो मतलब कि जो एक प्रकार चक्रवात होता है अक्टूबर और नवंबर में बड़ा भारी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है भूकंप के, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है भूकंप के या भूकंप क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील है? बताएं। तो निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील इलाका है? तो इलाका कौन सा जो संवेदनशील रहता है भूकंप के मामलों को लेकर के? देहरादून। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुनामी क्या है? सुनामी जो है वो क्या है? सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है वो जापानी का भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? सुनामी शब्द जापानी भाषा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, बाढ़ क्या है? बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों के जल में अधिकता जब हो जाती है तो नदियों में बाढ़ आता है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो बिहार का जो उत्तरी बिहार होता है वो ज़्यादा बाढ़ वहाँ पर आती है, और बिहार का शोक कोसी नदी को भी कहा जाता है, कोसी नदी को ही कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। बताएं, प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य जाल, शाकाहारी या खाद्य उद्योग, या फिर एक प्रकार से डिकम्पोजर। तो प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर, खाद्य जाल या फिर एक प्रकार से खाद्य उपयोग या शाकाहारी। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जल्दी बताइए भाई, बताइए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन जो है ये आधा क्वेश्चन ही आया है, इसमें थोड़ा सा कट गया ऊपर से, वही मैं सोच रहा था कि ये किस नेटवर्क की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा कट गया है,
प्रश्न पूरा आप सुनिए। प्रश्न है कि विभिन्न पोषी स्तरों पर आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क और एक समुदाय के भीतर पोषण संबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो उसको हम खाद्य जाल बोलते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, तो ये प्रश्न थोड़ा सा हटा दीजिए क्योंकि प्रश्न पूरा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो महासागर और सागरों का ही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पहली बार कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं था जिसमें पूछा ना गया हो, तो ये प्रश्न आप एकदम से रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, बताएं। किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो बिल्कुल प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, और एक प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। और अपघटक जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं, अपघटक वो अलग होते हैं। और आपको बता दूं, जो उत्पादक होते हैं, जैसे कि कीट जो पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं, पेड़ पौधों को मान लेते हैं कीड़े खाते हैं, तो एक प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। मेढक जो होता है वो कीट पतंगों को खाता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। मेढक को सर्प खाता है, तो सर्प तृतीयक उपभोक्ता हो गया। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादकों की सबसे ज़्यादा संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड मतलब कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा और हमेशा सीधा ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? तो धान की विभिन्न प्रकार की किस्में आनुवांशिक विविधता का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जातिगत विविधता जो पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? विषुवत रेखीय सदाबहार वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखीय सदाबहार वनों में सर्वाधिक जातिगत विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे कम जैव विविधता जो पाई जाती है वो ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, पोल पर, यानी जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसके कारण से वहाँ पर जीव जंतु नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखीय इलाका बहुत सारे मिलते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन मिलते हैं वहाँ पर, और अमेजन जैसे बड़े बड़े जंगल हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश तो वैसे है ब्राज़ील, लेकिन अगर इसमें ब्राज़ील ऑप्शन में नहीं तो इन चारों में भारत में ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय जीव विविधता को मतलब विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? उसको बोलते हैं अल्फा जैव विविधता। क्या बोलते हैं? अल्फा जैव विविधता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न आज की वीडियो का है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के निम्न बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में से किस एक से संबंधित है? तो उष्णकटिबंधीय उप आर्द्र वन जो होते हैं वहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है या फिर स्थित है। और खास करके आपको बता दो, मध्य प्रदेश का जो सबसे मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है कौन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। इसी प्रकार से और भी मॉडल पेपर देखने के लिए हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, सोशियोलॉजी या अन्य भी जितने भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं दे सकूंगा, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑलरेडी 2023 के पढ़े हुए उनको आप देख लीजिएगा। और 2024 के मॉडल पेपर जल्द ही आपके समक्ष सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू।